बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। अच्छा जी बच्चों, आज हम 10th क्लास फिज़िक्स की जो बुक है नेशनल बुक फाउंडेशन, उसके चैप्टर नंबर 10 के कंसेप्चुअल क्वेश्चंस करेंगे। आप चैप्टर नंबर 10 भी कह सकते हैं, चैप्टर नंबर 1 भी कह सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन है बच्चों कि गिव एन एग्जांपल ऑफ वाइब्रेटरी मोशन विच इज़ नॉट सिंपल हार्मोनिक मोशन, गिव अ रीज़न ऑफ योर सिलेक्शन। आपने कोई एक ऐसी मोशन बतानी है जो कि वाइब्रेटरी मोशन तो हो लेकिन वो सिंपल हार्मोनिक मोशन ना हो, और आपने रीज़न भी बतानी है। तो बच्चों इसमें आपको सबसे पहले ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि वाइब्रेटरी मोशन और सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होती है। तो देखें, मैं आपको थोड़ा सा सिंपल सिंपल बता देता हूँ, फिर हम आंसर की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, अगर कोई बॉडी अपनी मीन पोजीशन के आगे पीछे मूव कर रही है तो उसको हम कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन। जैसे आप डेफिनेशन पढ़ते हैं कि जी बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन। बैक एंड फोर्थ का मतलब जैसे एक झूला है, ठीक है, वो यूं लेट्स सपोज उसके ऊपर एक बच्चा बैठा हुआ है, वो यूं आगे जाता है और वो यूं पीछे आता है, इसको कहते हैं बैक एंड फोर्थ। या आप यूं भी एक डेफिनेशन स्टडी करते हैं, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन। तो बच्चों, टू एंड फ्रो, टू का मतलब होता है टूवर्ड्स यानी कि मीन पोजीशन की तरफ, और फ्रॉम का मतलब है उस मीन पोजीशन से, ठीक है। तो इसको कहते हैं टू एंड फ्रो मोशन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है वाइब्रेटरी मोशन में कि कोई भी बॉडी अपनी मीन पोजीशन के आगे पीछे मूव करती है, इसको सिंपल यानी कि कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होती है बच्चों, जब वही बॉडी जो अपनी मीन पोजीशन के आगे पीछे मूव कर रही है, कि अगर वो बॉडी मूव करने के बाद वापस अपनी मीन पोजीशन पर आ जाए, ठीक है, उसको हम कहते हैं वो मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब उसको मीन पोजीशन पे कौन लेके आता है? रीस्टोरिंग फोर्स। ये बड़े सिंपल और सादा अल्फाज में बता रहा हूँ कि बॉडी वापस अपनी मीन पोजीशन पर आ जाए, ठीक है। लेकिन आपने अभी वो एग्जांपल बतानी है कि जिसमें बॉडी वाइब्रेट तो करे लेकिन वो सिंपल हार्मोनिक मोशन ना हो। इसका मतलब है कि वो वापस मीन पोजीशन पर ना आए। कोई ऐसी एग्जांपल दे दें, जैसे मैं कहता हूँ कि एक पेंडुलम है। अब पेंडुलम क्या करता है, जब आप उसको उसका जो एक रस्सी के साथ या स्ट्रिंग के साथ एक छोटा सा मैस अटैच होता है जिसको आप बॉब बोलते हैं, ये आप डायग्राम में देख सकते हैं। इस बॉब को अगर आप यूं थोड़ा सा पकड़ के एक्सट्रीम पोजीशन पर ला के जो है छोड़ दें तो ये मूव करना शुरू कर देगा, लेकिन एट दी एंड ये वापस अपनी मीन पोजीशन पर आ जाएगा। तो इसका मतलब है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है। क्यों? क्योंकि बॉडी वापस अपनी मीन पोजीशन पर आ रही है। तो बच्चों, आपने एक कोई ऐसी एग्जांपल देनी है कि वो अपनी मीन पोजीशन या वाइब्रेट तो करे लेकिन वो सिंपल हार्मोनिक मोशन ना हो, यानी कि अपनी मीन पोजीशन पर यूं समझ ले कि वो ना आए। तो सिंपल, बहुत सिंपल एग्जांपल है बच्चों, इसकी रीजन भी आपको मैं बताऊंगा आगे। कि जैसे एक बॉल है, हमारे हाथ में एक बॉल हो, अब उसको यूं अपने हाथ से एक ड्रॉप कर देते हैं, फेंक देते हैं, वो नीचे फ्लोर पे जाके गिरता है और यूं अप एंड डाउन मोशन स्टार्ट कर देता है। तो मुझे आप पहले ये बताएं, फिर मैं आंसर को रीड करके बताता हूँ कि जब आप बॉल को यूं ड्रॉप करते हैं नीचे, अब बॉल चले नीचे जाता है, फ्लोर के साथ जाके जो है वो हीट करता है, टकराता है और फिर वापस ऊपर आता है। जहाँ से आपने उसको ड्रॉप किया था हो सकता है उससे थोड़ा सा ऊपर जाए, फिर नीचे आए। तो यूं बाल क्या करना शुरू कर देता है, अपनी मीन पोजीशन के आगे पीछे मूव करना शुरू कर देता है। लेकिन एट द एंड होता क्या, आस्ता आस्ता कि बाल की जो पोजीशन है जहाँ से आपने ड्रॉप किया होता है वो आस्ता आस्ता जैसे जैसे अप एंड डाउन मूव करता है, करते 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 यानी कि वो आस्ता आस्ता नीचे होता जाता है, और एट द एंड वो बाल कहाँ होता है, वो बिल्कुल ज़मीन के ऊपर गिर जाता है, बिल्कुल ज़मीन के ऊपर ही रुक जाता है। मुझे बताएं, क्या ये बाल अपनी मीन पोजीशन यानी कि जहाँ से आपने इसको ड्रॉप किया था, एट द एंड क्या वो वापस आपके हाथ में, यानी कि बिल्कुल सारी वो कंप्लीट करने के बाद क्या वो वापस उधर आ जाता है? नो, वो तो ज़मीन के ऊपर ही रह जाता है फिर। इसका मतलब है वो उसने वाइब्रेट तो किया लेकिन वो सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है। ये तो मैं आपको बड़े सिंपल अल्फाज में बता रहा हूँ। अब फिज़िक्स की ज़बान में इसको हमने थोड़ा सा यानी कि इस लेवल से, फिज़िक्स की ज़बान एक अलग सी होती है, उसमें भी हम इसको एक्सप्लेन करते हैं कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन क्यों नहीं है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए यहाँ पर मैं दो लॉजिक्स बताऊँगा, वो हमने एक्सप्लेन कर देनी है, जिसके थ्रू हम कहेंगे जी कि बाल की जो मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है। तो देखें, सबसे पहले मैंने लिखा कि जी व्हेन अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ सर्टेन हाइट, जब आप किसी मखसूस हाइट से उसको ड्रॉप करते हैं, कहाँ पर? ऑन टू दी फ्लोर, फ्लोर के ऊपर फेंक देते हैं। फिर क्या होता है? एंड कीप्स बाउंसिंग अप एंड डाउन, वो अप एंड डाउन मूव करना शुरू कर देता है।
देन इट्स मोशन इज वाइब्रेटरी मोशन। ये जो मूव कर रहा है ना, इस मोशन को आप वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं, बट नॉट सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसको आप सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं कह रहे। लॉजिक वही है, क्योंकि ये वापस मेन पोजीशन पर आ ही नहीं रहा। आप इसको कैसे सिंपल हार्मोनिक मोशन कह सकते हैं? सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए ज़रूरी है कि वो अपनी मेन पोजीशन पर वापस आ जाए, और इसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स होती है जो उसको वापस लेकर आती है। तो यहाँ पर बच्चों रिस्टोरिंग फोर्स अब यूँ समझ लें है ही नहीं, ठीक है। तो देखें, मैंने दो रीजंस बताई हैं। एक रीज़न मैंने ये कहा जी कि इन केस ऑफ बाउंसिंग बॉल, ये जो आप एग्जांपल दे रहे हैं बाउंसिंग बॉल वाली, व्हेन इट हिट्स द फ्लोर, जब बॉल फ्लोर के साथ हिट करता है, द रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू दी एम जी विच इज अ कॉन्स्टेंट एंड नॉट एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस एक्स। देखें, सिंपल हार्मोनिक मोशन की एक कंडीशन है, एक शर्त है, वो क्या है कि एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। एफ क्या चीज़ है? रिस्टोरिंग फोर्स है, और एक्स क्या चीज़ है? डिस्प्लेसमेंट है। देखें, जब आप किसी, आप सपोज कर लें, अभी माइंड में ले आए वो सिंपल पेंडुलम, जब उसका जो बॉब्स होता है उसको आप यूं पकड़ के यूं एक्सट्रीम पोजीशन पे लेके आते हैं। ये आप डायग्राम में देख सकते हैं किसकी मीन एक्सट्रीम पोजीशन कौन सी होती है। इस बॉल को आप पकड़ के एक्सट्रीम पोजीशन पर लेके आते हैं, वहां से इसको छोड़ देते हैं, ये मूव करना शुरू कर देता है। अब जितना आप उसको मीन पोजीशन से पकड़ के यूं लेके जा रहे होते हैं ना एक्सट्रीम की तरफ, जितना, यानी कि ये जो उसका फासला कवर हो रहा है इसको बोलते हैं एक्स। अब जितना उसको दूर लेके जाएंगे ना, उतना उसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स रिस्टोर हो रही है। और जैसे जितना आप उसको हाइट पे लेके जाएंगे, वहां से आप उसको ड्रॉप करेंगे ना, तो वो वापस, यानी कि वही फोर्स जो उसके अंदर रिस्टोर हुई हो रही है, वही इसको फिर वापस नीचे की तरफ मीन पोजीशन, इसको हम कहते हैं कि ये, यानी कि बॉडी देखें, यहाँ पर मैं आपको एक और भी आगे पॉइंट बताऊंगा कि ये डिस्प्लेसमेंट, इस तरह हम कहते हैं कि ये रिस्टोरिंग फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी कि जितना आप उसको ऊपर लेके जा रहे हैं, उतना उसके अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट हो रही है। यानी कि उसके अंदर इतना गुस्सा आ रहा है कि जी मुझे इतना ऊपर लेके जा रहे हैं, उतनी ही स्पीड से वो नीचे आएगा। ये गुस्सा आप समझ लें कि रिस्टोरिंग फोर्स है, ठीक है, समझाने के लिए जस्ट बता रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर क्या है बच्चों कि ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है इस बाल की, ये बाल की भी बात, पहले तो मैं सिंपल पेंडुलम की बात कर रहा था, अभी मैं बाल वाली जो एग्जांपल इस पे आता हूँ। अब मुझे बताएं, ये जो बाल जब अप एंड डाउन मूव करता है, तो इसके अंदर कौन सी ऐसी फोर्स है जो इसको वापस ये तो मीन पोजीशन पर आता ही नहीं है, ये तो ज़मीन पर रह जाता है एट द एंड। इसका मतलब है जो इसके अंदर थोड़ी बहुत जो रिस्टोरिंग फोर्स है ना, वो इसके वेट के इक्वल ही है। जो वेट है इसको जो थोड़ा सा ऊपर लेके जाता है फिर वापस नीचे लेके आता है, वो फोर्स के इक्वल है इसकी रिस्टोरिंग फोर्स, जो कि वेट इसका यहाँ पर कांस्टेंट है। जबकि सिंपल हार्मोनिक मोशन की कंडीशन क्या है? वो कंडीशन ये है कि फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स इक्वल कांस्टेंट ना हो, बल्कि वो डिस्टेंस के साथ या डिस्प्लेसमेंट के साथ चेंज हो जाए। तो इसलिए तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का यही मतलब है कि जितना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट उतनी ज़्यादा रिस्टोरिंग फोर्स। जबकि आप यहाँ पर क्या कंडीशन है बाल के केस में कि वो तो कांस्टेंट है। सो विच इज़, जबकि ये कंडीशन एसेंशियल है, लाजमी है, लेकिन यहाँ पर वो फुलफिल नहीं हो रही, जिस वजह से हम कहेंगे कि बाल की मोशन वाइब्रेटरी मोशन तो है, वो चलिए वाइब्रेट तो कर रहा है, लेकिन वो सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है। क्यों? क्योंकि आप खुद सोचें कि उसके अंदर वो रिस्टोरिंग फोर्स समझ लें है ही नहीं, कांस्टेंट है, तो उसका क्या फ़ायदा? ठीक है, जो कांस्टेंट मतलब ना होने के बराबर, जो चेंज ही नहीं हो रही, यानी कि बस जितनी है उतनी है, इसको कोई असर ही नहीं हो रहा। सो फिर इसका मतलब है ही नहीं, इसलिए बाल अपनी मेन पोजीशन पर नहीं आता। जब नहीं आता तो हम कहते हैं फिर इसकी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन है ही नहीं। बात समझ आ रही है बच्चों? इसी तरह अब इसका जो दूसरा पॉइंट है वो ये है, सेकेंडली मैंने कहा इन केस ऑफ बाउंसिंग बॉल द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रिमेन सेम। देखें, जब बॉल यूं ऊपर और नीचे अप एंड डाउन मूव करता है, ठीक है, इस दौरान जो ग्रेविटी है, एक्सेलरेशन है, वो जी है, और जी की वैल्यू यहाँ पर सेम है, वो 9.8 है, ये तो नहीं है वो चेंज हो रही है, वो सेम रहती है। लेकिन सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए क्या ज़रूरी था? वो ज़रूरी ये था कि एक्सेलेरेशन शुड वेरी वेरी, इस वेरी का मतलब होता है चेंज होना, ठीक है। एक्सेलेरेशन शुड वेरी, वो चेंज होनी चाहिए एट डिफरेंट पॉइंट्स ड्यूरिंग द मोशन ऑफ बॉडी। क्यों? ये कंडीशन है जो आपने यूं मैथमेटिकली पढ़ा होगा कि ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस एक्स। इसमें यही मतलब है कि जितना जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट बढ़ता है, एक्सेलरेशन भी उसके अंदर बढ़ता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का यही मतलब है ना। लेकिन इन केस ऑफ बॉल हम ये देख रहे हैं वो एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, वो चेंज हो ही नहीं रहा डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ। इसका मतलब है जब वो इसका फिर लिंक ही नहीं बन रहा सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन कुछ और कह रहा है, जबकि बॉल वाली जो कंडीशन है वो कुछ और है, वो तो कांस्टेंट जा रही है, जबकि सिंपल हार्मोनिक मोशन कहता है जी कि वो जो है ना वो चेंज होना चाहिए। सो ये हम कह सकते हैं, ये दो लॉजिक्स हमने एक्सप्लेन किए हैं जिसके थ्रू हम कह सकते हैं बॉल की मोशन वाइब्रेटरी मोशन तो है, लेकिन सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है।
उम्मीद है बच्चों ये आपको समझ आ गया होगा। अब आगे नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है बच्चों कि एट एक्सट्रीम पोजीशन, पहले तो आपको एक्सट्रीम पोजीशन मीन पोजीशन का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब आप डायग्राम में देखें कौन सी मीन पोजीशन है, कौन सी एक्सट्रीम पोजीशन है। अब कहानी को समझें। वो ये कह रहा है कि एट एक्सट्रीम पोजीशन, जब कोई भी बॉडी एक्सट्रीम पोजीशन पर, साथ माइंड में ले आए जी कि बॉडी सपोज ये एक्सट्रीम पोजीशन पर आ गई है, क्या होता है, वेलोसिटी इज जीरो। वो कहते हैं वेलोसिटी इज जीरो बट एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात हो रही है। हाउ कैन यू थ्योरेटिकली एक्सप्लेन। वैसे मैथमेटिकली तो बहुत ईजी था, ये फ़ौरन एक्सप्लेन हो जाता 2-3 स्टेप से ही, लेकिन इसको हमने थ्योरेटिकली एक्सप्लेन करना है। तो बच्चों देखें, तो आप ये माइंड में लेके हैं जैसे कोई भी बॉल, यहाँ पर 2 केस हैं, ठीक है, वही एक वेलोसिटी वाला और एक एक्सेलरेशन वाला। मैं आपको पहले बता देता हूँ, चलें ठीक है, पहले वेलोसिटी वाले केस को डिस्कस करते हैं। देखें, मैंने लिखा जी कि वेलोसिटी जीरो। क्यों वेलोसिटी जीरो क्यों होती है? उसने खुद भी कहा था कि एट एक्सट्रीम पोजीशन वेलोसिटी जीरो। इस बार पहले इस बात को हम समझ लेते हैं। देखें, इन सिंपल हार्मोनिक मोशन व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स टूवर्ड एक्सट्रीम पोजीशन, जब कोई भी बॉडी यूं मीन से किधर जा रही है जी, एक्सट्रीम की तरफ, तो वो कहते हैं जी कि इट्स वेलोसिटी डिक्रीज, उसकी वेलोसिटी आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है, और करते 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 एक्सट्रीम पोजीशन पे जाके बिकम ज़ीरो, वो ज़ीरो हो जाती है। और जब ज़ीरो होती है तो ऑब्जेक्ट कुछ सेकंड, कुछ नैनो सेकंड के लिए, फील भी नहीं होता, कुछ नैनो सेकंड के लिए ऑब्जेक्ट रेस्ट पे चला जाता है। जिस वजह से जब जब कोई भी बॉडी रेस्ट पे हो तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी ज़ीरो होती है। अब खुद सोचें कि वो ऑब्जेक्ट कहाँ पे जाके रेस्ट पे गया है, एक्सट्रीम पोजीशन पे। एक्सट्रीम पे जाके वो कुछ लम्हे के लिए रेस्ट पे चला जाता है। जब रेस्ट पे चला जाता है तो इट्स मीन एक्सट्रीम पोजीशन पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ज़ीरो होगी। अब ऐसे मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि इसकी वेलोसिटी जैसे जब वो मीन से एक्सट्रीम की तरफ जाता है तो उसकी वेलोसिटी क्यों डिक्रीज होती है, और आखिरकार वो बाल था, वो कहता है यार ये लो मैं रुक जाता हूँ, उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है। वो जो एक सिंपल हार्मोनिक मोशन है में उस सिस्टम के अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स होती है जो उसको यूं पीछे की तरफ खींच रही होती है। वो यूं जा रहा होता है ना एक्सट्रीम पोजिशन की तरफ, उसको पीछे से एक फोर्स खींच रही होती है कि इधर आओ, नीचे वापस आओ मीन पोजिशन की तरफ। तो वो पहले नहीं, वो नहीं मानता, वो यूं ऊपर चला जाता है, लेकिन एट द एंड वो थक जाता है, ठीक है, फिर जाके कहता है ये लो जी मैं रुक गया हूँ और वापस आने लगा हूँ, ठीक है। तो यूं आप कह सकते हैं कि उसकी वेलोसिटी एक्सट्रीम पोजीशन पे जाके वो समझ लो थक गया, वो रुक गया, उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो गई। लेकिन बच्चों उस पॉइंट पर एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है। तो पहले व्हाट इज एक्सेलरेशन? तो बच्चों आप पहले ये बात समझ लें, एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन कहते हैं कि वहाँ पर हम इसलिए कहते हैं कि एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम, पहले तो ये समझें कि एक्सेलरेशन होता है कि एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक्सेलरेशन कहते हैं रेट, यानी कि वेलोसिटी के चेंज होने से। जैसे जैसे वेलोसिटी देखें, जब कोई गाड़ी चल रही है ना, अगर उसकी स्पीड कम ज़्यादा ऐसे या ज़्यादा हो रही हो या कम हो रही हो, तो इस उस बॉडी में क्या प्रोड्यूस हो जाता है, एक्सेलरेशन। यानी कि हम कहते हैं कि ये इस बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन कोई नई चीज़ नहीं है, वेलोसिटी के कम ज़्यादा होने को कहते हैं, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो मुझे बताएं, जब बॉल मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पे जाता है, सपोज कर लें मीन पोजीशन पे उसकी वेलोसिटी सपोज कर लें 5 थी, उधर ऊपर से आते हुए 5 थी। अब जैसे जैसे वो मीन से एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है, यानी कि यूं 5 फिर 4 3 2, यानी कि आस्ता आस्ता वो कम हो रही है क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स है ना। 5 4 3, यानी कि मीन से वो एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है, ठीक है। आप यूं समझें 5 4 3 2 1 0, एक्सट्रीम पे जाके वो ज़ीरो होगी। अब ज़ीरो से वापस 1 2 3, क्या ये चेंज नहीं हो रहा? चेंज तो हो रहा है ना बच्चों, देखें 5 4 3 2 1 0, और फिर ज़ीरो से फिर 1 2 3 फिर वापस मीन, इसका मतलब चेंज आ रहा है। सो जब वो एक्सट्रीम पोजीशन पे वो चेंज मैक्सिमम हो जाता है, तो इसलिए हम कहते हैं कि एक्सेलरेशन है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो ये देखिए मैंने लिखा है कि चेंज ऑफ वेलोसिटी इज मैक्सिमम इन दिस केस, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन मैक्सिमम है। और इसका दूसरा लॉजिक भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि सेकेंडली वी कैन से दैट एट एक्सट्रीम पोजीशन पर रिस्टोरिंग फोर्स इज मैक्सिमम। देखें, जब कोई भी ऑब्जेक्ट जितना टॉप पे चला जाएगा उतनी ही स्पीड से वो नीचे आएगा, उतनी ज़्यादा उसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स होगी। इसका मतलब है ऑब्जेक्ट टॉप पोजीशन पे, एक्सट्रीम पोजीशन पे उसकी रिस्टोरिंग फोर्स क्या होती है, मैक्सिमम होती है,
ठीक है, अब देखते हैं अगर फोर्स मैक्सिमम हो तो फिर क्या होगा। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन टेल्स दैट एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। अब न्यूटन सेकंड लॉ कह रहा है जी कि एक्सेलरेशन का डायरेक्ट रिलेशन है फोर्स के साथ। अब फोर्स तो मैक्सिमम है, हम पहले जुमले में पढ़ चुके हैं, जब फोर्स मैक्सिमम है तो एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम होगा, क्योंकि फोर्स एक्सेलरेशन का डायरेक्ट रिलेशन है। तो ये भी बात आ गई कि सो एट एक्सट्रीम पोजीशन व्हेन रिस्टोरिंग फोर्स इज मैक्सिमम, अगर रिस्टोरिंग फोर्स मैक्सिमम है तो एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम होगा, क्योंकि दोनों का आपस में डायरेक्ट रिलेशन है। तो ये था जी बच्चों आपका क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, आगे इजी है बच्चों, ये थोड़ा सा ज़्यादा कंसेप्चुअल थे तो इसलिए डिटेल से समझा रहा हूँ। व्हाट विल हैपन टू एक्सेलरेशन ऑफ मास स्प्रिंग सिस्टम इफ इट्स मास इज डबल। देखें, आपको बच्चों पहले एक फार्मूला याद होना चाहिए मास स्प्रिंग सिस्टम का, ठीक है। तो अब क्वेश्चन में वो ये कह रहा है कि व्हाट विल हैपन टू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन के ऊपर क्या यानी कि फ़र्क पड़ेगा, आप यूँ समझ लें, ऑफ मास स्प्रिंग सिस्टम इफ मास इज डबल, अगर मास को डबल कर देते हैं। बच्चों इस क्वेश्चन में आपको देखें, उसमें एक मेन चीज़ एक्सेलरेशन है और एक मास है। इसका मतलब है पहले आपको एक्सेलरेशन और मास का लिंक पता होना चाहिए कि दोनों का आपस में क्या ताल्लुक है, फिर एक को डबल करने से दूसरे पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो बच्चों ये एक रिलेशन है, a इज इक्वल टू माइनस के ओवर एम इंटू एक्स। ये कैसे है ये आप देखें, आपको ये चीज़ नज़र आ रही है, इसमें देखें कि ये सारा प्रूफ, मैं आप इसमें तो डिटेल में नहीं जा रहा, लेकिन आपको ये शायद उम्मीद है आता होगा। तो इस तरीके से ये हमारे पास फार्मूला आता है, ठीक है। तो आप देखें, अब ये जो फार्मूला है इसमें एक्सेलरेशन और मास का क्या लिंक है, ये मैंने साइड पे लिख दिया। यहाँ पर एक्सेलरेशन और मास का इन्वर्स रिलेशन है। इन्वर्स का मतलब है कि एक चीज़ ज़्यादा दूसरी कम। अगर सपोज करें मास को डबल, यानी कि मास को ज़्यादा कर रहे हैं, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन कम होगा। यानी कि यहाँ पर मास ज़्यादा हो रहा है, डबल हो रहा है ना, और एक्सेलरेशन क्या होगा, डिक्रीज होगा। लेकिन हमने एग्जैक्ट आंसर देना है कि जब मास को डबल करेंगे तो एग्जैक्ट एक्सेलरेशन कितना होगा। तो देखिए, मैं इसी फॉर्मूले में जो ऊपर लिखा हुआ है इसमें क्या करता हूँ, अब मास को क्या कर देता हूँ, डबल कर देता हूँ। सो व्हेन मास इज डबल यानी कि 2m, इट बिकम्स, ठीक है। तो अब देखिए, मास को मैंने क्या कर दिया, ये डबल कर दिया। अब मैंने ए के ऊपर प्राइम डाल दिया, क्योंकि ये एक्सेलरेशन नया एक्सेलरेशन है, क्योंकि मास चेंज हो चुका हुआ है। तो यानी कि 2m कर दिया। अब इससे अगले स्टेप में आप क्या करें, 1 ऊपर से 1 तो होता है ना, 1/2 को आप साइड पे कर लें, बाकी जो भी बच जाता है उसको आप ब्रैकेट में लिख लें। यानी कि 1/2 को आप बाहर लिखा, अब क्या रह जाता है, माइनस रह जाता है, के रह जाता है, नीचे m रह जाता है और साथ x रह जाएगा। अब 1/2 और ये जो सारा आपने ब्रैकेट में लिखा, ये किसके इक्वल है, ये वापस a के इक्वल है, ऊपर देखें। तो इसका मतलब है जो नया एक्सेलरेशन है वो क्या हो गया, वो पुराने एक्सेलरेशन को हाफ वो कर दिया उसने। कब, जब मास डबल हुआ। सो इसमें हम क्या कह सकते हैं कि द अबव इक्वेशन शोज दैट व्हेन मास ऑफ मास स्प्रिंग सिस्टम इज डबल, जब मास को आप डबल करेंगे तो इट्स एक्सेलेरेशन बिकम हाफ, एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। 1/2 का क्या मतलब होता है, यानी कि हाफ हो जाना। जब किसी भी चीज़ को आप 2 से डिवाइड करते हैं तो वो चीज़ क्या हो जाती है, यानी कि लेट्स सपोज 10 है, 10 को आप 2 से डिवाइड करें तो क्या आंसर आएगा, 5। तो हाफ हो गया एक्सेलरेशन, कब, जब आपने मास को डबल किया है। तो ये आप कह सकते हैं। अब नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है जी कि अ सिंपल पेंडुलम हैज टाइम पीरियड टी, ठीक है। व्हाट विल हैपन टू इट्स टाइम पीरियड इफ इट्स थ्रेड लेंथ इज शॉर्टन टू हाफ। अच्छा, अब आपको सबसे पहले सिंपल पेंडुलम का फार्मूला आना चाहिए। तो बच्चों मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज टी इज इक्वल टू 2πl/g। ये इसकी ये फार्मूला, यानी कि सारी इंफॉर्मेशन इसके अंदर सेव है, सारा डाटा है किसके बारे में, सिंपल पेंडुलम के बारे में। ये फार्मूला ये बता रहा है। अब क्वेश्चन में वो ये कह रहा है कि अगर आप लेंथ को, लेकिन उसने कहा थ्रेड लेंथ इज शॉर्टन टू हाफ, यानी कि उसको आप शॉर्ट कर देते हैं, हाफ कर देते हैं, तो टाइम पीरियड के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो हाफ करके देख लेते हैं जी बच्चों। आप इसका हाफ का मतलब है आपने एल नहीं लिखना, आपने l/2 कर देना है। l/2 का मतलब है वो हाफ हो गया। जब किसी भी चीज़ को हाफ करना हो तो क्या करते हैं, 2 पे डिवाइड कर देते हैं। जैसे 10 को हाफ करना हो तो 10/2 कर देते हैं। इसी तरह हमने लेंथ को हाफ करना है। तो देखें, मैं कहता हूँ व्हेन थ्रेड लेंथ इज शॉर्टन टू हाफ न्यू टाइम पीरियड इज टी प्राइम। तो जो नया टाइम है उसको हम टी प्राइम का नाम दे देते हैं, और लेंथ को साथ है हमने क्या कर दिया, l/2, यानी कि हाफ कर दिया। अब देखते हैं क्या फ़र्क पड़ता है, नया टाइम हमारे पास क्या आता है। तो बच्चों ये फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 2π√l/2g। आप कह रहे होंगे ये 2 ऊपर से नीचे कैसे आ गया, तो ये साइड पे देखें ज़रा। l/2 किसके साथ डिवाइड हो रहा है, g के साथ,
ठीक है जी। अब L/2, अब डिवाइड को आप चेंज करें मल्टीप्लाई में, तो ये 1/g हो जाएगा। अब L 1 से मल्टीप्लाई होगा तो L और नीचे 2g। अब उम्मीद है आपको समझ आ गया हो ये कैसे बनता है L/2g। अब आप क्या करें, यहाँ से बच्चों जो अंडर रूट के अंदर 2 है, अब पहले तो आप लिखें ना t प्राइम इज इक्वल टू 2 पाई। अब आप इसको अंडर रूट 1/2 अलग कर लें और बाकी L/g अलग कर लें। अब आप इस अंडर रूट 1/2 को बाहर लिख लें, बाकी जो बच जाता है उसको ब्रैकेट में लिखें। अब जो ब्रैकेट वाली वैल्यू है ये किसके इक्वल है, ये टाइम पीरियड के इक्वल है। ठीक है, जो बिल्कुल स्टार्ट में लिखा था। और साथ एक्स्ट्रा चीज़ जो देखें क्या आ गई, इसका मतलब है जो नया टाइम पीरियड है वो पहले वाले टाइम पीरियड से थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। कितना ज़्यादा हो गया, जो इसके साथ डिजिट मल्टीप्लाई हो रहा है। ये 1/√2 की वैल्यू होती है 0.707। इसका मतलब है पहले वाले टाइम जो है वो जो न्यू टाइम पीरियड है वो पहले के टाइम से थोड़ा ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि जब आप 0.07 से मल्टीप्लाई करेंगे इस पुराने वाले टाइम से, फिर नया टाइम पीरियड आएगा। लेकिन ये कब कैसे हुआ, जब आपने लेंथ को हाफ कर दिया। तो बच्चों आप कह सकते हैं कि इफ़ द थ्रेड लेंथ इज शार्टन टू हाफ, अगर आप उसकी लेंथ को हाफ करेंगे देन टाइम पीरियड विल बी 0.707 टाइम्स द ओरिजिनल टाइम पीरियड। टाइम्स का मतलब है यानी कि उसके साथ बढ़ जाएगा, इतने गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों ये आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि अ सिंपल पेंडुलम हैज़ टाइम पीरियड ऑफ 4 सेकेंड। एक सिंपल पेंडुलम है, उसका टाइम पीरियड कितना है जी, 4 सेकेंड। विल इट्स टाइम पीरियड रिमेन सेम और चेंज, क्या उसका टाइम पीरियड सेम रहेगा या चेंज हो जाएगा जी। इफ़ इट्स स्टील बॉब इज रिप्लेस्ड बाय वुड बॉब ऑफ सेम साइज। यानी कि एक सिंपल पेंडुलम है, उसके अंदर सिंपल पेंडुलम में आपको पता है कि लेंथ होती है, एक स्ट्रिंग होती है और उसके साथ कोई मैस अटैच होता है जिसको आप बॉब बोल रहे होते हैं। अब पहले बॉब जो है वो स्टील का अटैच है उसके साथ और उसका टाइम पीरियड 4 सेकेंड है। वो कहता है कि अगर आप स्टील बॉब की जगह वुड का बॉब लगा देते हैं, साइज़ वही रहेगा, साइज़ बिल्कुल उसी तरह, लेकिन है वो वुड का, तो फिर टाइम पीरियड के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो पहले तो बच्चों हम सिंपल पेंडुलम का फार्मूला देख लेते हैं क्या होता है। इस फार्मूले में देखें, फार्मूला एक्चुअली क्या होता है, फार्मूला वो होता है जिसमें किसी चीज़ के बारे में सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। अब इस फार्मूले में सिंपल पेंडुलम के बारे में सारी इंफॉर्मेशन स्टोर है, उसके टाइम पीरियड के बारे में। अब सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रहा है, यानी कि दो चीज़ों के साथ इसका तल्लक है। कौन सी दो चीज़ें, एक लेंथ L और ये एक जी की वैल्यू। अब टाइम पीरियड जो है वो दो ही चीज़ों से चेंज होगा क्योंकि इसका तल्लुक ही दो चीज़ों से है, एक लेंथ से L से और एक जी से। तो क्वेश्चन में तो वो कह रहा है कि जी आप स्टील बॉब की जगह वुड का बॉब लगा दें, इसका मतलब है वो मैस चेंज कर रहा है। जो बॉब है ना, बॉब एक मैस है ना, मैस कभी वो स्टील का बॉब था पहले, अब वो वुड का बॉब कह रहा है। क्या मैस चेंज करने से टाइम पीरियड के ऊपर फ़र्क पड़ता है? अब फार्मूला तो ये कह रहा है जी कि यहाँ पे तो मैथ्स का तल्लुक ही नहीं है, टाइम पीरियड का तल्लुक जो है वो सिंपल पेंडुलम का वो लेंथ से है और जी की वैल्यू लेंथ का और जी का वैल्यू का उसने स्टेटमेंट उसने क्वेश्चन में जिक्र ही नहीं किया। तो मैथ्स का जिक्र का है, जबकि टाइम पीरियड तो डिपेंड ही नहीं करता सिंपल पेंडुलम का मैथ्स पे। तो बच्चों जब एक किसी भी चीज़ का टाइम पीरियड डिपेंड ही नहीं करता, उसका तल्लुक ही नहीं है मैथ्स के साथ, तो फिर मैथ्स को आप चाहे वो स्टील का बॉब हो, चाहे वुड का बॉब हो, चाहे किसी भी का भी जो बॉब हो, तो बच्चों उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उसका तल्लुक ही नहीं है, यानी कि उसके ऊपर डिपेंड ही नहीं करता। सो हम कहते हैं कि दिस शोज दैट द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डज नॉट डिपेंड अपॉन मैथ्स। वो मैथ्स के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता। जब डिपेंड नहीं करता तो सो वट एवर द मैथ्स ऑफ द बॉब इज, जो मैथ्स कोई भी है, द टाइम पीरियड विल रिमेन सेम, टाइम पीरियड तो सेम रहेगा। It's mean that time period will remain same if its steel bob is of simple pendulum is replaced by wood bob of same size। चाहे सेम साइज हो, चाहे जो भी हो, चाहे वुड का हो, चाहे कोई भी हो, जब मैथ्स का उसके साथ तल्लुक ही नहीं है तो फिर आप बेशक चेंज करते हैं, उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ना। ठीक है, हाँ फ़र्क पड़ सकता है अगर लेंथ और जी की वैल्यू चेंज करते हैं, तो बाकी उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं। वो कहता है जी मेरा कोई तल्लुक ही नहीं है मैथ्स से, जो मर्जी करते रहो। ठीक हो गया। इसी तरह बच्चों नेक्स्ट आपके पास अब क्वेश्चन है कि सेम मैसेज आर अटैच टू डिफरेंट स्प्रिंग्स, वन इज वाइब्रेटिंग फास्टर, व्हाई। देखें, सेम मैसेज आर अटैच टू डिफरेंट स्प्रिंग, आप मुख्तलिफ स्प्रिंग माइंड में इमेज करें ज़रा कि आपके पास 3-4 यूँ, यानी कि सपोज कर लें जी 4 जो है वो यूँ स्प्रिंग हैं आपके पास,
और बिल्कुल यानी कि वो जो स्प्रिंग है उनके साथ जो मैस अटैच है ना, वो बिल्कुल सेम मैस है, कोई एक जैसे सारे मैस अटैच हैं, लेकिन स्प्रिंग मुख्तलिफ हैं, क्योंकि उसने कहा डिफरेंट स्प्रिंग्स, स्प्रिंग मुख्तलिफ मुख्तलिफ हैं चारों, लेकिन उनके साथ जो मैस आप अटैच करें ना वो सेम है। लेकिन वो कहता है वन इज वाइब्रेटिंग फास्टर, उन चारों में से एक स्प्रिंग सही से ज़्यादा स्पीड के साथ मूव करे। वैसे आपको क्या लगता है? देखिए बच्चों, मैथ तो ठीक है उनके साथ चारों के साथ एक जैसा है, लेकिन अब स्प्रिंग अगर मुख्तलिफ हों, एक वो स्प्रिंग जो सही सख्त वाला हो, मतलब कि आप उसको यूं हल्का सा खींचें और वापस छोड़ें तो वो यूं जाके लगे, और एक बेचारा वो स्प्रिंग है जिसको आप यूं खींचते हैं तो वो हो सकता है वापस भी ना जाए, वो उधर ही टेढ़ा ही हो जाए। यानी कि एक नॉर्मल, यानी कि नॉर्मल है, इतनी अच्छी क्वालिटी वाला नहीं है। एक अच्छी क्वालिटी वाला है, आप उसको यूं खींचते हैं और वापस छोड़ते हैं तो यूं ठक जाके जो है ना वो लगता है। तो आप खुद बताएं, अब ज़्यादा उनमें से ज़्यादा स्पीड से कौन मूव करेगा? ज़ाहिर सी बात है, जिसके अंदर सही ज़्यादा जो है ना वो सलाहियत है, जो नॉर्मल क्वालिटी वाला नहीं बल्कि अच्छी क्वालिटी वाला है, वो तो यूं उसको आप पकड़ के यूं खींचेंगे ना, वापस छोड़ेंगे तो यूं वापस जाके लगेगा वो। तो इसका मतलब है ये जो स्प्रिंग आप कह रहे हैं ना कि जी ये नॉर्मल क्वालिटी वाला स्प्रिंग है, ये अच्छी क्वालिटी वाला है, इसी क्वालिटी को ही आप समझ लें, फिजिक्स की ज़बान में कहते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। इसका मतलब हुआ जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट ज़्यादा है, यानी कि जिसकी क्वालिटी समझ लो अच्छी है, जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट ज़्यादा है वो ज़्यादा स्पीड के साथ मूव करेगा। जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट कम है वो हो सकता है टेढ़ा ही हो जाए, वापस जाए ही ना, उसको आप यूं खींचे तो उधर ही रहे। तो ये स्प्रिंग कांस्टेंट की वजह से ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो अब देखें, पहले तो अब मैं आपको थोड़ा सा फिजिक्स की ज़बान में लॉजिक्स बता रहा हूँ कि ये हमारे पास एक फार्मूला होता है कि एफ, आप थोड़ी समझ लें फिर आपको बाकी कहानी समझ आ जाएगी। एफ इज इक्वल टू 1/2 पाई के ओवर एम, ये जो है ना फार्मूला होता है फ्रीक्वेंसी का, मैथ स्प्रिंग सिस्टम का। अब इसमें फ्रीक्वेंसी और मैथ का आप सोच रहे होंगे पता नहीं अब सर क्या शुरू हो गए बच्चों, ये समझ लें फिर आपको देखना आगे समझ आ जाएगी। ये फ्रीक्वेंसी का, एफ का और मैथ का आपस में क्या रिलेशन बन रहा है, देखें इनवर्स रिलेशन है। और फ्रीक्वेंसी का और के साथ क्या रिलेशन बन रहा है, डायरेक्ट रिलेशन है। इनवर्स का रिलेशन ये होता है कि एक चीज़ कम दूसरी ज़्यादा, इनवर्स है ना उल्ट। अब डायरेक्ट रिलेशन का क्या मतलब है, एक चीज़ ज़्यादा दूसरी भी ज़्यादा। अब इसमें जो फ्रीक्वेंसी है वो मैथ के साथ इनवर्स रिलेशन है, जबकि उसने कहा जी मैथ सेम है, ना तो आपने इसको कम करना है ना ज़्यादा करना है। इसका मतलब है फिर फ्रीक्वेंसी के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ना क्योंकि मैथ चेंज ही नहीं हो रहा। तो ये बात इसको निकाल दें। अब दूसरे पॉइंट पे आ जाए, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है के। बच्चों इसी के को ही कहते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। मैं जो आप बता रहा था ना कि अच्छी क्वालिटी बुरी क्वालिटी, आप इसी इसी को कहते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट को हम फिजिक्स में के से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसका मतलब है जिस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट के ज़्यादा है उसकी फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि वो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी मतलब कि ज़्यादा वो मूव करेगा। तो इसका मतलब है कि जिसकी जिसकी के की वैल्यू ज़्यादा है उसकी फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा है। और अगर बच्चों आपने ये भी रिलेशन पढ़ा होगा वी इज इक्वल टू एफ लेमडा, अगर के ज़्यादा फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा तो स्पीड भी ज़्यादा। इसका मतलब है जो स्प्रिंग, वो स्प्रिंग जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट ज़्यादा है उसकी फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा है, और जिसकी उसकी फ्रीक्वेंसी अगर ज़्यादा है तो उसकी स्पीड भी ज़्यादा होगी, वो वाइब्रेट भी ज़्यादा फास्टर करेगा। ये आपका क्वेश्चन था, ठीक हो गया। तो इसका मतलब अब हम लिखते हैं कि इट इज़ बिकॉज ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट। ये सारा रोला किसने डाला है जी, स्प्रिंग कांस्टेंट ने, इसलिए वो ज़्यादा स्पीड से मूव करे। इट इज़ बिकॉज ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ डिफरेंट स्प्रिंग्स। हर स्प्रिंग का अपना अपना स्प्रिंग कांस्टेंट है, अपनी अपनी क्वालिटी है, ठीक है। तो द वन वो हैविंग ग्रेटर वैल्यू ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट के, जिसकी स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा है, विल मूव फास्टर, वो ज़्यादा स्पीड के साथ मूव करेगा कंपेयर टू दोज, उनके निस्बत बाय हैविंग लेस वैल्यू ऑफ के, उनके मुकाबले में जिनकी वैल्यू कम है। तो उम्मीद है बच्चों अब आपको ये समझ आ गया होगा। अब इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, अब बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये भी कि अ सिंपल पेंडुलम हैज़ टाइम पीरियड टी, ठीक है। एक सिंपल पेंडुलम है, उसका टाइम पीरियड टी है इन मरी, ठीक है। अब टी यानी कि उसकी एक वैल्यू होगी जी मरी में। इन कराची इट हैज़ डिफरेंट टाइम पीरियड, कराची में उसका टाइम पीरियड डिफरेंट है। व्हाट वुड यू डू टू मेक इट्स टाइम पीरियड सेम एज इट वाज इन मरी। देखें मैं आपको सिंपल और सादा अल्फाज में बताता हूँ कि वो ये कह रहा है कि दो जगह हैं, एक मरी है और एक कराची है। वो कहता है जी मरी में स्प्रिंग जो सिंपल पेंडुलम है उसकी वैल्यू जो है वो डिफरेंट है, और कराची में जो सिंपल पेंडुलम है उसके टाइम पीरियड की वैल्यू डिफरेंट है। दो जगह है ना, और दोनों पे टाइम पीरियड मुख्तलिफ मुख्तलिफ है।
ये क्या लॉजिक है? पहले तो आप मुझे ये बताएँ, फिर इक्वल दोनों को मुख्तलिफ है तो ठीक है हम इक्वल भी कर लेंगे। उसने कहा जी क्या आप क्या करेंगे दोनों को इक्वल भी हो जाएँ? तो पहले तो पता चले कि ये जी मुख्तलिफ है तो है क्यों? तो देखें इसकी लॉजिक देखें पहले बच्चों, मैं आपको आंसर बताता हूँ इसका। पहले तो आपको ये पता हो कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम होता है जी टी इज इक्वल टू 2 पाई एल ओवर जी। अब इसका मतलब है जो टाइम पीरियड है वो दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रहा है, एक लेंथ के ऊपर और एक जी के ऊपर। तो बच्चों यहाँ पर जी की वैल्यू जो है ना, ये सारा जो है ना चेंज करती है टाइम पीरियड को। हमने देखा ना मरी और कराची है ना, हमारे पास दो प्लेसेस हैं। अब टाइम पीरियड और जी का रिलेशन इनवर्स है, यानी कि जी की वैल्यू अगर कम होगी टाइम पीरियड क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, तो बच्चों जो मरी वाली पोजीशन है वो हाइट पर है। जैसे जैसे ज़मीन से आप दूर हाइट पे जाएंगे तो जी की वैल्यू जो है वो कम हो जाती है। इसका मतलब है जी की वैल्यू अगर कम है तो टी यानी कि टाइम पीरियड क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसका मतलब पहले तो ये समझ आ गया कि मरी में जो टाइम पीरियड है वो ज़्यादा है और कराची में कम है। कराची क्योंकि जो है वो यूँ समझ लें डेप्थ वाली जगह पर है। पहले तो चले हमें ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि मरी में टाइम पीरियड, पहले तो वो क्वेश्चन में कह रहा था कि दोनों जगहों पर मुख्तलिफ है। अब हमें मुख्तलिफ वाली कहानी समझ आ गई है कि मरी में ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पे जी की वैल्यू कम हो गई है, और कराची में जो है वो टाइम पीरियड जो है वो यानी कि जी की वैल्यू वहाँ पर क्या हो जाएगी, ज़्यादा होगी क्योंकि बिल्कुल ज़मीन के ज़्यादा करीब है। तो जब जी की वैल्यू ज़्यादा होगी तो टाइम पीरियड वहाँ पर कम होगा। तो अब देखें मैंने पहले तो ये लिखा कि इट शोज दैट टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी। अच्छा, बोथ प्लेसेस हैव डिफरेंट टाइम पीरियड ड्यू टू वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी। ठीक है जी, अब ये टाइम पीरियड क्यों चेंज हो रहा था, जी की वैल्यू की वजह से, क्योंकि मरी में जी की वैल्यू मुख्तलिफ है, वो हाइट पर है तो थोड़ी सी कम है, और जो कराची है वो ज़्यादा डेप्थ वाली जगह पर है तो यूँ उसके जी की वैल्यू वहाँ पर ज़्यादा है। ठीक है, इसलिए टाइम पीरियड चेंज हो गया। अब ये वो कह रहा है कि अब आपने अगर है, चलो मान लेते हैं दोनों जगहों पर मुख्तलिफ है, एक पे ज़्यादा है, मरी वाली पे ज़्यादा है और कराची में कम है, तो वो कहता है इक्वल कैसे करेंगे आप इन दोनों को। तो कोई मसला नहीं। तो बच्चों इक्वल करने के लिए भी आपके पास दो ही चीज़ें हैं, या तो लेंथ है या फिर जी है। तो बच्चों जी की वैल्यू हमारे हाथ में नहीं है। अब जी जो है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, ज़मीन की अट्रैक्शन है, यानी कि वो हमारे हाथ में नहीं है, उसको हम चेंज कम ज़्यादा नहीं कर सकते। सो इसका मतलब है जो हमारे इख्तियार में है वो एल है, लेंथ। लेंथ के थ्रू जो कुछ करना है आपने करना है, आपने जो उसको बराबर करना है। तो देखें, सो वी कैन नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, हम जी को कुछ कर ही नहीं सकते। सो टू मेक द टाइम पीरियड सेम, टाइम पीरियड को सेम बनाने के लिए ऑन बोथ प्लेसेस वी हैव टू चेंज द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ऑफ सिंपल पेंडुलम, हम लेंथ को चेंज करेंगे। लेकिन अब माइंड में क्वेश्चन है ये लेंथ कैसे चेंज होगी, इक्वल कैसे होगा, कहानी कैसे इक्वल हो जाएगी। तो नो प्रॉब्लम बच्चों, देखें आप सपोज कर लें कि टाइम पीरियड जो कराची में है ना वो आपके पास है जी टी 2 पाई एल ओवर जी, ये कराची वाला हो गया। ठीक है, और इसी तरह आप ये सपोज कर लें जो मरी में टाइम पीरियड है वो आपके पास है 2 पाई एल ओवर जी को भी मैंने हाफ कर दिया। क्यों? क्योंकि हमने ये कहा था जैसे जैसे आप हाइट पर जाते हैं जी की वैल्यू कम हो जाती है। मरी हाइट पर है तो जी की वैल्यू कम होगी, सपोज कर लें वो हाफ होगी। अब कराची में सपोज कर लें वो जी की वैल्यू हम कहते हैं जी है, अब मरी पे कितनी होगी, वो हाफ होगी है, यानी कि जी को हमने 2 से डिवाइड कर दिया। अब हमने करना यह है कि दोनों को इक्वल करना है। तो देखें, तो बच्चों जितना जी की वैल्यू कम होती है ना उतना ही आपने लेंथ को भी कम कर देना है, तो इक्वल हो जाएगा। कैसे देखें, टू मेक इट सेम वी चेंज लेंथ। अब लेंथ को मैंने देखें, अब जी की वैल्यू कितना हुई थी, हाफ हुई थी ना, तो मैंने लेंथ को भी देखें हाफ कर दिया। अब खुद देखना अब कैसे सेम हो जाएंगे। अब 2 पाई, अब जो एल ओवर 2 और जी ओवर 2 है ये दोनों के 2 2 कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 पाई एल ओवर जी। कैंसिल कैसे होंगे ये ज़रा साइड पे देख लें। एल ओवर 2 डिवाइड हो रहा है जी ओवर 2 से, एल ओवर 2 डिवाइड का साइन चेंज होगा मल्टीप्लाई में, तो ये 2 ओवर जी हो जाएगा, 2 और 2 कैंसिल हो जाते हैं तो एल ओवर जी। अब ये 2 पाई एल ओवर जी ये किसके इक्वल था, ये तो वही टाइम पीरियड है जो कराची में हमने सपोज किया था, वो टॉप पे देखें तो इसकी जगह मैं लिख देता हूँ ठीक है। तो देखें अब बच्चों टाइम पीरियड इन मरी और इज इक्वल हो गया टाइम पीरियड इन कराची, तो दोनों इक्वल हो गए ना। तो हमने क्या टेक्निक अप्लाई की, पहली बात हमने लेंथ को चेंज किया। अब कितने लेंथ को चेंज करना है, जितना जी की वैल्यू कम है उतना ही आप लेंथ को भी कम कर दें, तो आपका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, दोनों जगहों पे सेम हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट जो है ना बच्चों काम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। ये भी इजी है और इंटरेस्टिंग भी है कि व्हाट विल हैपन टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव्स इन अ रिपल टैंक
इफ टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रिकल वाइब्रेटर इज डिक्रीज्ड व्हाट विल हैपन टू द वेव स्पीड। ठीक है, तो देखें वो कहता है व्हाट विल हैपन टू द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी पे क्या फर्क पड़ेगा इन अ रिपल टैंक इफ टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रिकल, यानी कि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का आपस में लिंक है। बच्चों पहले तो आपको ये पता हो कि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का आपस में तल्लुक क्या है। जब तल्लुक पता चल जाएगा, इन्वर्स रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है, तो फिर आप उस हिसाब से बता सकते हैं जी फ्रीक्वेंसी को जो है ना वो क्या फ़र्क पड़ेगा फ्रीक्वेंसी पे टाइम पीरियड की चेंज करने से। पहले तो उनका लिंक पता हो। फिर इसी तरह हमने सेकंड हमारे पास पार्ट है व्हाट विल हैपन टू दी वेव स्पीड, तो वो तो बात की बात है, पहले हमारे ये क्लियर हो। एज वी नो दैट टाइम पीरियड इज द रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये इनका रिलेशन है टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का, ये टी इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, तो यहां से पता चला कि इन दोनों का आपस में इनवर्स रिलेशन है। अब आप खुद भी बता सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी पे क्या फ़र्क पड़ेगा जब टाइम पीरियड जो है वो कम या ज़्यादा होगा। तो देखते हैं अब स्टेटमेंट में, यानी कि क्वेश्चन में उसने कहा जी टाइम पीरियड को डिक्रीज हो गया है, तो आप खुद बताएं जब टाइम पीरियड डिक्रीज हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का इन्वर्स रिलेशन है, जब एक चीज़ डिक्रीज तो दूसरी क्या होगी फिर इंक्रीज। इसका मतलब हुआ कि इफ़ द टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रिकल वाइब्रेटर इज डिक्रीज, टाइम पीरियड को आप कम करेंगे देन फ्रीक्वेंसी विल इंक्रीज, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी। ठीक हो गया जी, बात समझ आ गई। अब व्हाट विल हैपन टू द वेव स्पीड, अब जिसका सेकंड पार्ट था कि स्पीड के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो बच्चों आपको जैसा कि पता होगा, आपने एक फार्मूला पढ़ा है v इज इक्वल टू एफ लेमडा। अब इसमें v और f का रिलेशन देखें डायरेक्ट है। आप जो ऊपर पार्ट पढ़ चुके हैं उसमें मुझे बताएं जब उसने टाइम पीरियड डिक्रीज किया था तो फ्रीक्वेंसी क्या हो गई थी इंक्रीज। अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो तो स्पीड भी इंक्रीज हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये आप देख रहे हैं फ्रीक्वेंसी और स्पीड का आपस में डायरेक्ट रिलेशन है। इसका मतलब ये हुआ क्वेश्चन में उसने कहा जी टाइम पीरियड डिक्रीज हो गया तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगी। अब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी तो वो स्पीड को भी इंक्रीज कर देगी क्योंकि उसका डायरेक्ट रिलेशन है, ये आप देख सकते हैं। सो इफ द फ्रीक्वेंसी इंक्रीज देन स्पीड ऑफ वेव विल आल्सो इंक्रीज। सो बिकॉज फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेव स्पीड। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। Why do water waves रिफ्रैक्ट, रिफ्रैक्ट का मतलब है यूं थोड़ा सा, यूं एक कोई चीज़ जा रही है ना, यूं थोड़ा सा बेंड हो जाती है, ठीक है, मुड़ जाती है, रिफ्रैक्ट उसको कहते हैं। वाई डू वाटर वेव्स रिफ्रैक्ट एट द बाउंड्री ऑफ शैलो वाटर एंड डीप वाटर। बच्चों शैलो वाटर कहते हैं जो ऊपर सरफेस वाला पानी होता है, और डीप वाटर जो नीचे गहराई में पानी होता है। अच्छा, वो कहता है जी जो वाटर वेव्स है ना वो बेंड हो जाती हैं, रिफ्रैक्ट हो जाती हैं जैसे ही जब वो बाउंड्री पे आती हैं शैलो वाटर की या डीप वाटर, यानी कि जब वो डीप से शैलो की तरफ जाएं या शैलो से डीप की तरफ जाएं तो वो बेंड हो जाती है थोड़ा सा। क्यों? तो जो ऐसा क्यों होता है ये आप देखें। वाटर वेव्स रिफ्रैक्ट, रिफ्रैक्ट का मतलब है चेंज डायरेक्शन, थोड़ा सा यूं जा रही है ना, यूं थोड़ा सा मुड़ जाती है, डायरेक्शन उसकी चेंज होगी। मैं आपको डायग्राम भी बताऊंगा। एट द बाउंड्री ऑफ शैलो वाटर एंड डीप वाटर बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन स्पीड इन डीप एंड शैलो वाटर। तो बच्चों ये आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि जो वाटर वेव्स होती हैं ना उनकी जो स्पीड है वो गहराई में ज़्यादा होती है जबकि ऊपर सरफेस पे कम होती है। ठीक है, इसकी बहुत सी रीजंस हैं कि सरफेस पे बहुत से फैक्टर्स होते हैं जो कि इसकी स्पीड को कम कर देते हैं, जबकि डीप में उसकी स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो जब उसकी स्पीड ज़्यादा होती है तो फिर मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ। तो जी बच्चों मैं आपको ये बता रहा हूँ कि वाटर वेव्स जैसे यानी कि शैलो से डीप या डीप से शैलो की तरफ जाती हैं तो उनकी स्पीड में फ़र्क आ जाता है। मैंने आपको बताया ना कि डीप में उसकी स्पीड ज़्यादा होती है। आप खुद बताएं जब वो डीप में अगर स्पीड ज़्यादा है तो वो शैलो की तरफ जाएगा तो स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। स्पीड के कम होने से वो रिफ्रैक्ट भी कर जाती है। अब कैसे, ये आपको मैं बताता हूँ। देखें आपके पास बच्चों ये एक रिलेशन है, आप इसको ज़रा स्टडी करें। मैं आपको डायग्राम भी बताता हूँ फिर कि v इज इक्वल टू एफ लेमडा। अब देखें v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेमडा के, यानी कि वेव लेंथ के। व्हेन वाटर वेव्स इंटर फ्रॉम डीप टू शैलो वाटर देयर वेव लेंथ डिक्रीज। क्यों? देखिए मैंने आपको कहा जी स्पीड जो है वो कम हो जाती है जैसे ही वाटर वेव्स डीप से शैलो की तरफ जाती हैं। जब स्पीड कम हो जाए तो वेव लेंथ भी कम हो जाती है क्योंकि आपस में डायरेक्ट रिलेशन है। देन वाटर वेव्स रिफ्रैक्ट, कैसे ये देखें, ये आपको मैं डायग्राम से बताता हूँ। ये जो बड़ी बड़ी सी आपको वेव नज़र आ रही है ना, ये डीप वाटर है, इसका मतलब है वेव लेंथ ज़्यादा है।
वेवलेंथ ज़्यादा है तो स्पीड भी ज़्यादा है, ऊपर देख लें डायरेक्ट रिलेशन है। तो देख लें वेवलेंथ ज़्यादा है तो इसका मतलब है स्पीड भी ज़्यादा है, तो क्योंकि वाटर जो डीप वाटर है। अब जब वाटर वो वेव्स शैलो की तरफ आती है, शैलो वाटर, तो वेवलेंथ उसकी कम हो जाती है, वेवलेंथ कम है तो उसकी स्पीड भी कम है। तो आप खुद देखें जैसे उसकी वेवलेंथ यूँ कम हो जाती है, देखें वो उसका लाइन मैंने लगा दी है, वो यूँ थोड़ा सा बेंड हो गई है, इसी को कहते हैं रिफ्रैक्ट। इसलिए हम कहते हैं कि जब वो डीप से शैलो की तरफ जाए, या आप इसी को उल्ट कर लें, शैलो से डीप की तरफ जाए तो तब भी वो रिफ्रैक्ट करेगी, तो इसको हम कहते हैं जी रिफ्रैक्ट हो जाता है। बच्चों लास्ट क्वेश्चन है और इजी है ये, कि अंडर व्हाट कंडीशन आर दी वेव्स डिफ्रैक्टेड द मोस्ट। आपको पहले डिफ्रैक्शन का कंसेप्ट क्लियर हो। अब वो पूछा है कि कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें डिफ्रैक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो बच्चों आप ये डायग्राम देखें, मैं आपको एक डायग्राम अभी स्क्रीन पर आप नज़र आ रही है, इस डायग्राम में आप खुद बताएं कि क्या लॉजिक है डिफ्रैक्शन में, जहाँ पे ज़्यादा वो डी सा बन रहा है, ज़्यादा वेव बेंड कर रही है। तो बच्चों ये जो आपको दो स्लिट्स नज़र आ रही है ना, अगर इन स्लिट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है ना, ये जो ओपनिंग है, ये जितनी कम होगी उतना ज़्यादा वेव बेंड करेगी, उतना ज़्यादा ये डी वाली डी डी शेप बनेगी। या उसको मैं समझाने के लिए कह देता हूँ, ये डी शेप मतलब कि डिफ्रैक्शन, ठीक है, डिफ्रैक्शन हो रही है जब डी बन रहा है। तो जब ये इस ओपनिंग को आप कम से कम रखेंगे तो डिफ्रैक्शन ज़्यादा से ज़्यादा होगी। वो यही पूछ रहा है क्वेश्चन में, ज़्यादा कब होगी, तो इसका मतलब है ओपनिंग जब कम से कम होगी। तो इसी ओपनिंग का जब आप ज़्यादा से ज़्यादा सा कर देंगे तो वो डिफ्रैक्शन इतनी नहीं होगी, वो बेंड ज़्यादा बेंड नहीं करेगी। सो हम आंसर क्या लिखेंगे, द डिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स डिपेंड अपॉन द ओपनिंग ऑफ स्लिट्स। पहली बात है डिफ्रैक्शन किस पे डिपेंड करती है, ओपनिंग पे, स्लिट्स की ओपनिंग पे ही। तो व्हेन द ओपनिंग बिटवीन टू स्लिट्स इज लेस, जितना वो कम होगी, देन डिफ्रैक्शन ऑफ वेव विल बी मोस्ट, डिफ्रैक्शन उतनी ही ज़्यादा होगी। तो बच्चों ये आप डायग्राम से भी देख सकते हैं। तो बच्चों ये था आपका लास्ट क्वेश्चन, ये कंप्लीट हो गया जी आपका लेक्चर। इंशाल्लाह आगे नेक्स्ट जो चैप्टर हैं उनके भी क्वेश्चन जो है अपलोड किए जाएंगे। बच्चों आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, इंशाल्लाह फुल बुक का सोल्यूशन अपलोड किया जाएगा। और जो इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आपको जितने आगे लेक्चर्स होंगे वो तमाम के तमाम लेक्चर जो है वो बच्चों मिलते रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।